Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, सो ESDA में आपका स्वागत है, अर्थात एक्सप्लोरेटरी स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस विद आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आर में कैसे काम करते हैं, आर को कैसे डाउनलोड करते हैं आर को, और हम आर में किस तरीके से काम कर सकते हैं, इस एस्पेक्ट पर बहुत सारी बातें करी थी। और इस लेक्चर में हम उन्हीं बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि आर में आप आगे कैसे काम कर सकते हो और कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जिनसे सहायता लेकर के आप अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। और एक बहुत ही हमारे जीवन की महत्वपूर्ण बात है कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती है तो मैं उसको सीखने की कोशिश करता हूँ, और सीखने के लिए मैं लोगों से पूछने की कोशिश करता हूँ। पूछने के लिए चाहे वो हमारे माँ बाप हों या हमारे गुरुजन हों, राइट। तो उसी तरीके से आर के अंदर भी पूछने की सुविधा है। हमारे पास आर में पूछने की क्या क्या सुविधाएं हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा हमारे जो आर में कार्य करने के लिए जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, हम उनके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको हम ये बता दें कि आपको इस लेक्चर की स्लाइड्स कहाँ से मिलेंगी। इस लेक्चर की स्लाइड मैंने अपने होम पेज पर अपलोड कर दी हैं, और जिसका एड्रेस हमारा है home.iitk.ac.in/SHALAB/SP। SP का मतलब है स्वयं प्रभा, राइट। और अगर आपको इस एड्रेस पर जाने में कोई दिक्कत आती है तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, और QR कोड को स्कैन करने के लिए आप अपने फ़ोन में उपलब्ध किसी भी फ्री एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप इसको स्कैन करेंगे तो ये आपको इसी एड्रेस पर ले आएगा, और वहाँ से आप अपनी स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इंटरनेट के कोई भी सर्च इंजन का इस्तेमाल कर लीजिए। वहाँ पर आप हमारा नाम टाइप कर दीजिए SHALABH, और साथ में हमारा संस्थान IIT कानपुर। उम्मीद करते हैं कि आपको वहाँ पे हमारा होम पेज मिल जाएगा, और इस होम पेज पर जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक स्वयं प्रभा का लिंक मिल जाएगा। आप उस स्वयं प्रभा लिंक के अंदर आ जाइए, आप अपने कोर्स के अंदर आ जाइए। वहाँ पर आपको इस कोर्स की जो स्लाइड्स हैं वो PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगी। आप उनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं, राइट। अब हम सबसे पहले तो बात करते हैं आर में कि अगर आपको कोई भी नए टॉपिक के बारे में बात करना है तो आपको उसमें से सहायता चाहिए होती है। वो सहायता कैसे ली जाए? जैसे उदाहरण के लिए हम अपने नए टॉपिक्स को यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे जो हमारे स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होते हैं। अब हो सकता है कि उन स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स के बारे में मैं आपको यहाँ बहुत ही ब्रीफली बताऊँ, और आपको उससे ज़्यादा आवश्यकता हो उस टॉपिक को समझने की, उसके अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं उनको समझने की, तो उनको मैं कहाँ से सीखूँ, मेरा सवाल ये है। तो हमारे पास आर में हेल्प लेने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे एक हमारा कमांड होता है help.search, HELP.SEARCH, और पैरेंथेसिस में फिर हम डबल कोट्स के अंदर हमारा जो भी टॉपिक है जिसके ऊपर हम अपनी सहायता चाहते हैं हम उसको टाइप कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि आपको अपने आर सॉफ्टवेयर में किसी डेटा को इनपुट करना है। अब डेटा को इनपुट करने के लिए हमारे पास क्या क्या हो सकता है मुझे भी नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि खाली मुझे डेटा को इनपुट करना है। तो इतना तो हम अंग्रेजी में टाइप ही कर सकते हैं कि डेटा इनपुट, या अथवा इनपुट डेटा, जो भी आपको एक कॉमन भाषा से समझ में आता हो। तो जो भी आपको कॉमन भाषा से सही कीवर्ड्स, या जहाँ तक संभव हो जो अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स होते हैं, आप अगर टाइप करेंगे, कहाँ पे टाइप करना है? इस पैरेंथेसिस में डबल कोट्स के अंदर। और जब आप टाइप करोगे और जब आप एंटर करोगे तो आपको हेल्प देने की कोशिश करेगा, और हेल्प के लिए वो जो इसका जो हेल्प सर्वर है आर का, वहाँ पर आपको ले जाने की कोशिश करेगा। और अगर आप इसको करोगे तो देखिए आपको कुछ यहाँ पर इस तरीके का
आपको कुछ स्क्रीनशॉट आएगा और हम आपको देखिए ये करके दिखाते हैं कि आपको क्या मिलेगा और फिर हम आपको करके दिखाएंगे कि इसका आउटकम कैसा आएगा आर कंसोल के ऊपर। तो जब आप देखिए यहाँ पर आएंगे तो आपको इस तरीके की वेबसाइट मिल जाएगी और यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए इसमें जो एड्रेस कुछ आएगा 127.0.0.1 करके, ये हमारा आर सर्वर का एड्रेस है जहाँ पे हमारा हेल्प के बारे में उन्होंने डिटेल्स डाल के रखे हुए हैं। और जब आप यहाँ पे आओगे तो देखिए वो आपको रीड कैसे उसने डेटा इनपुट जो आपने कीवर्ड्स दिए हुए हैं उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। देखिए उसको 2 जगह यहाँ पे डेटा इनपुट मिल गया, तो उसने कर दिया कि डेटा इनपुट अगर आपकी कोई स्प्रेडशीट है तो उसमें कैसे करेंगे, डेटा इनपुट आपको किसी और फॉर्म में करना है तो आप कैसे करेंगे। तो आप यहाँ से जा कर के जब आप इस वाले लिंक पे जहाँ पे लिखा हुआ है यूटिल्स, इसका मतलब यूटिलिटीज़, और रीड डॉट टेबल को आप पे आप क्लिक करोगे या आप यूटिलिटीज़ read.dif पे आप क्लिक करोगे तो आपको उसके बारे में जो भी आवश्यक इन्फॉर्मेशन है मिल जाएगी। राइट, तो चलिए हम आपको देखिए इसको पहले आर कंसोल पर भी करके दिखा देते हैं कि आप इसको कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने अपने आर कंसोल पे हम आ गए और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया और मैंने एंटर कर दिया। ये देखिए हमारा जो कंट्रोल था अपने आप से उठ करके देखिए ये इंटरनेट पर ही आ गया और यहाँ पे देखिए आपने ये 2 आपके पास ऑप्शन आ गए और जब आप यहाँ पर आप इंटर करोगे तो देखिए आपको इस तरीके का आउटकम मिल जाएगा। और यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे ना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको हेल्प लेने के लिए आपको कहीं और जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसे आप यहाँ देखिए रीड डॉट टेबल के बारे में है, उसके बाद इसी तरीके से और भी जो हमारी फाइल्स होती हैं, CSV फाइल को कैसे रीड करना है, डी लिमिटेड फाइल को कैसे रीड करना है, और यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं ना, जैसे देखिए फाइल हेडर एक्सेट्रा इत्यादि, इनका क्या मतलब है, ये आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, फाइल के बारे में बताया है, हेडर के बारे में बताया है, सब के बारे में बताया है, इत्यादि करके बहुत सारे देखिए दिए हुए हैं। राइट, अब आप ये बताइए किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर में आपको इससे ज़्यादा भला क्या उम्मीद है। और उसके बाद में उसका उन्होंने वर्णन भी दिया हुआ है, आपको समझाया हुआ है कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। और साथ में आप अगर देखेंगे उन्होंने अंत में उदाहरण भी लिए होते हैं। ये देखिए ये उन्होंने उदाहरण भी लिए हुए हैं कि आपको कुछ दिखाने के लिए। राइट, और उसके अलावा इन्होंने आपको यहाँ पे उस बुक के बारे में भी बताया है, रेफरेंस दिया हुआ जहाँ से उन्होंने इन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करी है। ओके, तो आप बताइए इससे अच्छी भला आपको सहायता कौन दे सकता है। ओके, अब इसके अलावा हमारे पास एक और भी ऑप्शन होता है कि हम अगर सिंपली खाली हम अगर यहाँ पे टाइप कर दें जैसे हेल्प और पैरेंथेसिस में इसमें कुछ ना लिखें, या हम टाइप कर दें हेल्प डॉट स्टार्ट और इसको हम खाली पैरेंथेसिस में कर दें, इसके बीच में कुछ ना लिखें, तो हमारा देखेंगे आप एक जो HTML का हमारा जो एक सेटअप होता है ये खुल जाएगा। और यहाँ भी देखेंगे आप ये आपका आर का हेल्प सर्वर है और देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 127.0.0.1। तो ये हमारा आर हेल्प सर्वर का एड्रेस है और जैसे ही हम इस कमांड को देते हैं ये हमारा आर के हेल्प सर्वर पे चला जाएगा। इसके अंदर आप देखोगे आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे कहें एन इंट्रोडक्शन टू आर के बारे में मिल जाएगा, पैकेजेस के बारे में पता चल जाएगा, आर का डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना उसके बारे में पता चल जाएगा, यहाँ पर ऑथर्स के बारे में पता चल जाएगा। आपको जो भी कुछ देखना है आपको यहाँ पे देखिए पूरे यूज़र्स मैनुअल्स दिए हुए हैं, तो आपको जो भी कुछ देखना है आप इस लिंक पर आप अगर क्लिक कर दोगे तो आपको उसके बारे में पूरी सहायता मिल जाएगी। तो देखिए हम आपको ये करके दिखाते हैं। हम इस कमांड को यहाँ पे कॉपी करके हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, जिससे हमको एडवांटेज क्या है कि मेरे टाइपिंग मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब देखिए यह वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। अब इसमें से आपको जिस तरह की भी हेल्प चाहिए आपको, आप यहाँ पे इन डिफरेंट लिंक्स को क्लिक करके आप उसमें से देख सकते हैं। राइट, इसमें से आपको मैनुअल्स दिए हुए हैं, बहुत सारे पैकेजेस के बारे में रेफरेंस दिए हुए हैं, इत्यादि इत्यादि। राइट, जैसे कि अगर हम कहें कि हमको मान लीजिए इंट्रोडक्शन टू आर के बारे में अगर करना है, देखिए उसने मुझे आपको इतने सारे यहाँ पे चीज़ें बता दी। राइट, कि अगर आपको कैरेक्टर वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है तो आपने कैरेक्टर वेक्टर्स के बारे में दबा दिया, देखिए उसने आपको सारी मदद यहाँ पे कर दी। राइट, ओके, अब बस इस कार्य को करने के लिए सबसे बड़ा काम आपको एक ही करना है कि आपको थोड़ा सा
पढ़ने की आदत डालना पड़ेगा कि जो भी वहाँ पे हेल्प में लिखा हुआ है उसको आपको पढ़ करके स्वयं समझना पड़ेगा और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को एग्जीक्यूट करना होगा। ओके, चलिए अब हम आपको ये सहायता मिलने के बाद में एक चीज़ और बताते हैं, एक अलग तरीके की सहायता लेने के लिए, कि अगर मेरे पास मान लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन है कि हमारा कोई एक पैकेज है, अब उसके बारे में पैकेज के बारे में हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के सवाल हो सकते हैं कि वो पैकेज कहाँ पर है, राइट, उस पैकेज के अंदर क्या है, उसके ऑथर्स कौन हैं, वो कब तैयार किया गया इत्यादि। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को आर में निकालने के लिए हमारे पास कई सारे कमांड होते हैं। उसमें से 2 कमांड्स की बात हम यहाँ पे करके हम आपको उनका इस्तेमाल दिखाएंगे। एक कमांड हमारा है फाइंड। फाइंड का जैसे हिंदी में आप अगर उसका शाब्दिक अर्थ ढूंढेंगे तो क्या आएगा, ढूंढना। और ऐसे हमारा एक और वर्ड है अप्रोपस। तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये हमको अपने पैकेज के अंदर क्या है उसके बारे में बताते हैं, या हमारा पैकेज कहाँ पर है उसके बारे में बताते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम फाइंड फंक्शन की बात करते हैं तो हमने कहा कि मुझे ये पता है कि कोई एक कमांड या पैकेज कुछ भी है, उसका नाम है LOWESS, लोइस, राइट। ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का एक काम करता है लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ये हमारा ये जो लोइस है ये कहाँ पर है, ये किस पैकेज में है। और ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इसलिए है क्योंकि मुझे जब तक ये नहीं पता चलेगा कि ये फंक्शन या कमांड किस पैकेज में है उसके तब तक हम उस पैकेज को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, हम उसको अपलोड नहीं कर पाएंगे और हम इसलिए हम इस फंक्शन से काम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे दिया, मैंने पता करने की कोशिश करी कि लोइस कहाँ पे है। तो मैंने टाइप किया फाइंड FIND और डबल कोट्स में मैंने टाइप कर दिया LOWESS और इसको पैरेंथेसिस से बंद कर दिया। अब देखिए जब आपका उत्तर आ जाएगा, आपका आ गया पैकेज STATS। इसका मतलब क्या है कि यह जो चीज़ है, ये कमांड, ये हमारा स्टैट्स नाम के पैकेज में है, STATS। अब देखिए आपको ये भी समझ में आ गया कि जब मैंने यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट साइन लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इस कमांड को मैंने आर कंसोल पर टाइप किया है और जो उसका आउटकम आया है वो देखिए आपको ऐसा मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। और उसी के नीचे आप अगर इसका स्क्रीनशॉट भी देखेंगे तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लिखने की कोशिश करी है, राइट। अब तक आपको थोड़ा सा आदत भी पड़ गई होगी कि हमारे ब्लू कलर कुरियर फ़ोन का क्या मतलब होता है, अर्थात हमारे आर के कमांड हैं जो मैंने ब्लैक कैलिबरी फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है, ये हमारे यूजुअल एक्सप्रेशंस हैं और ये हमारा स्क्रीनशॉट कहाँ से आता है। ओके, तो लेकिन हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो आपने ये देख लिया कि आपको ये पता चल गया कि लोइस कहाँ पर है, आपको स्टैट्स में पता चल गया। अब आप स्टैट्स पैकेज को जा करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं और उसके अंदर अपना काम कर सकते हैं। ओके, उसी तरीके से हमारा एक और कमांड होता है अप्रोपस। अप्रोपस क्या करता है कि आपके पास जो भी पैकेज आपके कंप्यूटर में होते हैं, राइट, उसमें से आपको उन पैकेज में से अगर आपको कुछ भी पता है उस चीज़ को वो आपको यहाँ पे ढूंढ करके देगा। अर्थात जैसे कि अगर मुझे कुछ इतना ध्यान है कि हमारा कोई पैकेज है जिसमें LM आता है, जो पैकेज का नाम है उसमें सिर्फ L और M आता है। अब अगर इस पैकेज को अगर मुझे R में ढूंढना है कि ये कौन सा पैकेज है, क्योंकि मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इस कमांड का इस्तेमाल कर लेंगे अप्रोपस, APROPOS, और इसको हम अपने R कंसोल पे टाइप कर देंगे और साथ में हम इसमें पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में जो भी हमारा कीवर्ड है या जो शब्द है, अक्षर है, उसको हम डबल कोट्स में लिख देंगे। और जब हम देखिए एंटर करेंगे तो हमको कुछ ऐसा आउटकम मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे दिया है, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्क्रीनशॉट मुझको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे ढूंढा कि कहाँ पे LM है। अब उसने मुझे सारे पैकेजेस जो भी अवेलेबल थे उसकी लिस्ट दे दी और हर के अंदर कहीं ना कहीं LM आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है GLM में LM आ रहा है। इसी देखिए जो भी आपका देखिए जहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आप वहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करिए। तो देखिए यहाँ भी आपका GLM में
LM आ रहा है। उसी तरीके से आप अगर कोई भी यहाँ से आप अगर एक नाम उठा लीजिए, जैसे देखिए 22 नंबर पे जो लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखिए यहाँ पे हमारा LM आ रहा है, राइट। उसी तरीके से अगर हम 43 पे नंबर पे आते हैं तो देखिए यहाँ भी हमारा LM आ रहा है। तो उसी तरीके से इस फंक्शन ने, इस कमांड ने आपको LM जिन जिन हमारे फंक्शंस में आ सकता है उसकी पूरी पूरी लिस्ट पकड़ा दी है। अब इस लिस्ट को देख करके आप ये ढूंढ सकते हैं कि आपको किस पैकेज की आवश्यकता है, और उम्मीद करते हैं कि वो पैकेज आपको नाम दे करके याद आ जाएगा। ओके, तो चलिए ज़रा सा हम आपको इसको पहले हम आपको आर कंसोल में करके दिखाते हैं, राइट। देखिए सबसे पहले हम आपको फाइंड लोएस्ट करके दिखाते हैं। बता दिया कि ये पैकेज स्टैट्स है, अर्थात ये जो कमांड हमारा है STATS एक स्टैटिस्टिक्स का पैकेज होता है, ये उसके अंदर अवेलेबल है। और उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए एप्रोपस की भी बात अगर करते हैं तो एप्रोपस जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे एप्रोपस LM, और LM को मैंने ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में दे दिया। देखिए जब हम एंटर करेंगे तो हमको कुछ यहाँ पर ऐसा मिल जाएगा। अब देखिए आप अगर देखेंगे कि हमारे स्क्रीनशॉट और जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसमें कुछ अंतर है। ये अंतर इसलिए है क्योंकि जब मैंने अपनी जो आपके लेक्चर की स्लाइड्स मैंने जिस कंप्यूटर पर तैयार करी थी उस कंप्यूटर पे हमारे पास वह वाले पैकेज अवेलेबल थे, लेकिन अभी मैं जिस कंप्यूटर पर इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये हमारा पहले वाले कंप्यूटर से अलग कंप्यूटर है, और इसीलिए यहाँ पे आपको ये जो इसमें जो पैकेज के नाम अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आप अगर ध्यान देंगे हर एक नाम में आपका LM है। देखिए मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करता हूँ। देखिए पहले नाम में हेलन में LM है, दूसरे नाम में देखिए LM है, तीसरे नाम में LM है, चौथे नाम में देखिए आपका ये LM है, पांचवें नाम में भी देखिए आपका LM है। अब ये LM ऐसा नहीं कि पूरे पूरे वर्ड की तरह आ रहा है, ये किसी भी वर्ड के बीच में दो अक्षर के रूप में भी आ सकता है, राइट। ओके, चलिए अब हम अपने जो अगले टॉपिक की बात करते हैं। अब जब हमको कोई भी कमांड मिल जाता है, मुझे कोई पैकेज मिल जाता है, उसके अंदर हम अब देख लेते हैं कि अपना काम करने के लिए मुझे किन किन कमांड्स को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। अब आपको नहीं लगता है कि जब भी कभी हम काम करते हैं, या आपको याद होगा जब हम कोई भी नए टॉपिक को सीखने की कोशिश करते हैं और अगर उसकी मुझे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, तो जो हमारी किताबों में सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं वो मेरी बहुत सहायता करते हैं। आपको याद होगा बचपन में आप जब भी कभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में इत्यादि में आप न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करते थे, तो अगर आपको कुछ वहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल मिल जाते थे, ऐसे उदाहरण जिनको पूरी तरह से सॉल्व किया गया है, जो आपको दिखाते थे कि इस समस्या को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे करते हैं, तो आपको बहुत सहायता हो जाती थी। वही काम करने के लिए हमारे पास R के अंदर भी ये ऑप्शन होता है कि R में अगर मुझे कोई फंक्शन को, कमांड को इस्तेमाल करना है तो इसके अंदर भी हमारे पास उदाहरण है, राइट। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, एक हमारा पैकेज होता है LM। इस LM का काम क्या होता है, ये हमारा जो लीनियर मॉडल्स होते हैं ये उसके बारे में हमारा काम करता है। हो सकता है कि आपने नाम सुना हो लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, और इसके अंदर मॉडल फिटिंग करते हैं इत्यादि। अगर नहीं भी सुना तो भी कोई समस्या की बात नहीं है। अब हमारा सवाल ये है यहाँ पे कि एक हमारा कमांड है LM के लिए, उसके अंदर हमारे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और हमको उसका एक उदाहरण चाहिए जिसको देख करके मुझे ये समझ में आ जाए कि हम इसमें कैसे आगे बढ़ें। तो कोई भी उदाहरण देखने के लिए जो हमारा अंग्रेजी में इसका नाम होता है एग्जाम्पल, यही हमारा R में कमांड भी होता है। और R में हम जब भी इस एग्जाम्पल को अगर हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, जैसे EXAMPLE, और उसके साथ पैरेंथेसिस में अर्थात ब्रैकेट के अंदर अगर हम अपने कमांड को टाइप कर देंगे, जो भी हमारा फंक्शन है जिसके बारे में हम पता करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हम LM के बारे में पता करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ टाइप कर दिया एग्जाम्पल LM। और देखिए जब आप इसको प्रेस करोगे ना, एंटर करोगे, आपको उसके बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर मैं खाली इसका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको R में करके दिखाऊंगा। देखिए ये आपने टाइप किया यहाँ पे एग्जाम्पल LM,
और ये आपको देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि ये कौन सी किताब के ऊपर आधारित है, और यहाँ पे आप अगर उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जो हम करते हैं। जैसे यहाँ पे एनालिसिस और वेरिएंस टेबल के बारे में लिखा है, और इसमें से आप अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने के पहले ज़रा मैं आपको इसको करके दिखा दूँ। तो देखिए, पहले मैं स्क्रीन को साफ़ कर लेता हूँ। कैसे क्लियर करते हैं स्क्रीन को? कंट्रोल L, और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एग्जाम्पल LM। देखिए, मैं अपने स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ तो आपको ये साफ साफ दिखाई देगा। देखिए, यहाँ तो इसने मुझको LM के बारे में बहुत कुछ देखिए बताने की कोशिश करी है, और इसी में अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये मुझको LM के अंदर किस किस तरीके के हमारे ग्राफिक बन सकते हैं उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है, राइट। और इसी में अगर हम आगे क्लिक करते हुए आएंगे तो हमारे पास देखिए जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास ही देखिए सब ये मिलती जाएगी, राइट। देखिए, यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। अब आपको खाली बस एक ही काम करना है, आपको उसको पढ़ना है। और मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि इसके अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है शायद उतनी आपको बाहर कहीं से मिलना बहुत कठिन होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है ये आपकी डिपेंडेबल है, आप इस पर भरोसा कर सकते हो कम से कम, राइट। सिर्फ आपको थोड़ा समय देना है और उसको पढ़ना है। उसके बाद हमसे आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर हम कोई भी एक पहली बार काम करने जा रहे हैं तो उस काम को करने का जो मेथड है, अप्रोच है, कोई मुझको करके दिखा दे। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जब भी कोई हम एक नया सामान खरीदते हैं, इक्विपमेंट खरीदते हैं, तो उसका इक्विपमेंट का डिमॉन्स्ट्रेशन देने के लिए हमारे पास कंपनी के लोग आते हैं और जो मुझे ये बताते हैं कि उस इक्विपमेंट को हमको कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या बटन इत्यादि। तो उसी तरीके से हमारे आर के अंदर भी जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनका डिमॉन्स्ट्रेशन देने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है डेमो, DEMO, डेमो। और डेमो के अंदर हमको जिस भी फंक्शन के बारे में डिमॉन्स्ट्रेशन चाहिए होता है हम उसका नाम लिख देते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे एक हमारा कमांड होता है PERSP। ये पर्सपेक्टिव प्लॉट के बारे में होता है जो हमारे एक आर में 3 डायमेंशनल सरफेस प्लॉट्स तैयार करते हैं। तो अगर मुझे ये कहीं से पता चल गया कि 3 डायमेंशनल सरफेस प्लॉट्स को तैयार करने के लिए हमको PERSP कमांड का इस्तेमाल करना है, लेकिन वो हमको कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन देगा ये नहीं पता है, तो हम सिंपली खाली टाइप कर देंगे डेमो PERSP। और देखिए जो आपको उसका आउटकम आएगा, आपको मैंने यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट देखिए लिया हुआ है, कुछ इस तरीके का आएगा। जैसे देखिए आपको देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर आपको देखिए भिन्न भिन्न तरीके की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और अगर आगे भी देखेंगे तो आपको ऐसे ही यहाँ पर दिखाई पड़ता रहेगा। ऐसी एक और हमने यहाँ पे लिया हुआ है डेमो ग्राफिक्स। ग्राफिक्स भी हमारा एक पैकेज होता है, कमांड होता है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट तरीके के ग्राफिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिया हुआ है। हम आपको देखिए इसको आर में करके दिखाते हैं सो दैट कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम इसको आर में कर सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे हम आपको स्क्रीन क्लियर कर ली और इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। मैंने यहाँ पे दिया डेमो PERSP। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा। ये हमसे कह रहा है कि टाइप रिटर्न टू स्टार्ट, मैंने इसमें रिटर्न कर दिया। तो देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ है कि विंडो बन के आई, ऊपर लिखा हुआ है क्लिक और हिट इंटर फॉर नेक्स्ट पेज। तो मैंने देखिए इंटर कर दिया। देखिए बाएं हाथ पे जो आपकी ये स्क्रीन आ रही है, जहाँ पर देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर ये आपको जो भी हमको अपने आर के कमांड टाइप करने हैं जो उसके बारे में बता रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपकी विंडो आ रही है दाहिने हाथ पर, यहाँ पर आपको इसके कर्व्स बन करके आ रहे हैं। अब इसी में अगर हम देखिए फिर से एंटर करेंगे तो हमारे पास एक नए तरीके का कर्व आ जाएगा। लेकिन उसके जाने के पहले हम आपसे कहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रा आप इस कर्व के स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। क्या आपको लगता है कि ऐसा कर्व बनाना बहुत आसान काम है, या ये क्या हर एक सॉफ्टवेयर में होता है? बहुत सारे अच्छे सॉफ्टवेयर में इस तरह के कर्व हम बना लेते हैं जो हमारा स्क्वायर इज इक्वल टू SINC स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फंक्शन का बना रहा है। लेकिन मैं आपको खाली इतना दिखाना चाहता हूँ कि जो आर के अंदर देखिए ऐसी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि जिनसे के थ्रू आप ये अच्छे कर्व बना सकते हो। जैसे देखिए जब मैंने एंटर किया
तो उसमें से अगला हमारा कर्व जो बन सकता है वो आ गया, और बाएं हाथ पे जो उसके हमारे कमांड्स हैं इस कर्व को बनाने के लिए वो भी आ गए। अब हम देखिए फिर से एंटर करते हैं तो देखिए जो हमारा बाएं हाथ पे पर हमारा कमांड आ गया और दाएं हाथ पे हमारा नया कर्व आ गया। फिर से मैंने एंटर किया तो देखिए आपको इसमें अब जैसे जैसे आप एंटर करते जाओगे आपको देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे खूबसूरत कर्व्स ग्राफिक्स मिलते जाएंगे, और इनको देख के मुझे पक्का पता है कि आपको लगता है कि काश मैं भी इन ग्राफिक्स को तैयार करना सीख जाऊं, तो आज की समय में जो भी हमारे डेटा एनालिसिस हो रही है उसमें ये हमारी बहुत ही मदद करेंगे। राइट, तो देखिए यहाँ से आपको सब कुछ मिल गया। चलिए अब हम वापस अपने आर की स्लाइड्स पे आते हैं और अपने लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। राइट, ऐसी देखिए डेमोग्राफी के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं, चलिए मैं आपको डेमोग्राफी के बारे में भी दिखा सकता हूँ। डेमो ग्राफिक्स पैरेंथेसिस में देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके का अगर कर्व बनाना है, उसमें कलर को चेंज करना है, इसके बारे में देखिए बाएं हाथ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है और दाएं हाथ में आपको इसका आउटपुट कैसा आएगा उसके बारे में बताया गया है। आप अगर फिर से एंटर करेंगे तो देखिए इस तरह का अगर आपको ग्राफिक तैयार करना है, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें भिन्न भिन्न तरीके के रंग भी इस्तेमाल करे गए हैं और बहुत कुछ दिया हुआ है। एक ये रंगीन व्हील बना हुआ है जैसे साइकिल का पहिया होता है उस तरीके का स्ट्रक्चर है ये। तो और अगर इसी में आप अगर एंटर करते जाएंगे तो देखिए आपको जो पाई चार्ट बन जाएगा। पाई चार्ट आपको जैसे पता है क्या होता है, और इसमें से देखिए आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आप डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस आप ले सकते हो, डिफरेंट तरीके के आप यहाँ पे जो भी अपने टाइटल दे सकते हो, डिफरेंट सब सेक्शन को नाम दे सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। तो देखिए ये सब कुछ यहाँ पे संभव है। उसी तरीके से अगर हम बॉक्स प्लॉट की बात करेंगे तो भी देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। राइट, और इसमें से बॉक्स प्लॉट आपको एक बिल्कुल अलग तरीके के आपको दिखाई पड़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। हम आगे जब हम अपने लेक्चर्स में पाई डायग्राम या बॉक्स प्लॉट की बात करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल पाई चार्ट पाई डायग्राम और बार चार्ट की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये भिन्न भिन्न तरीके के बॉक्स प्लॉट्स भी मिल रहे हैं। राइट, उसी तरीके से आपको देखिए यहाँ पे एक नए तरीके का कर्व मिल गया। हम फिर से एंटर करेंगे तो देखिए आपको एक ये लाइन डायग्राम बन गया, और इसी तरह से हम एंटर करेंगे तो ये आपको देखिए हिस्टोग्राम के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। राइट, इसके बारे में हम जब फिर से एंटर करेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स प्लॉट के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है, और इसके साथ में यहाँ पे देखिए बहुत सारे सिंटैक्स कमांड्स भी दिए गए हैं कि आप उसको कैसे कर सकते हो। राइट, उसी तरह से देखिए ये एक अलग तरीके का मैट्रिक्स प्लॉट है जहाँ पे आप उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ को आप अलग अलग तरीके के रंग देना चाहते हैं, और इसी तरीके से ये देखिए आपका एक टोपोग्राफिकल मैप है। राइट, उसी तरीके से ये देखिए आपका एक अलग तरीके के कर्व है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको देखिए बहुत तरीके के कर्व्स अपने आप से मिल सकते हैं। उसके लिए आपको बस खाली जो उनका एप्रोप्रिएट कमांड है खाली उसको इस्तेमाल करना है, और कमांड को इस्तेमाल करने के साथ में उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप कमांड को इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हेल्प में जा कर के आप ये पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिए कि इससे आपको क्या क्या आउटकम मिल सकता है। राइट, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। इसमें से हमारा एक कमांड होता है लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी क्या होता है, कभी आपने देखा है? जब भी हम कभी अपने कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो वहाँ पर लाइब्रेरीज़ होती हैं। उस लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं, हमको अगर अपनी कोई भी विषय में अगर किताब चाहिए होती है, मुझे लाइब्रेरी से हमारी किताबें मिल जाती हैं। और वो वहाँ पे हम कैसे काम करते हैं, कभी इसके बारे में आपने सोचा है? आप बहुत बार देखिए लाइब्रेरी गए होंगे, लेकिन आप जरा सा उसके बारे में सोचिए कि आप कैसे वहाँ पे काम करने की कोशिश करते हो। जब भी कभी आप अपने सपोज़ घर के अंदर बैठे हुए हो, जब भी आपको कोई नई चीज़ पढ़नी होती है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। उस नई चीज़ को पढ़ने के लिए आप उस किताब को खरीद लीजिए या आप लाइब्रेरी से जा कर के अपने पास ले आइए। जब आप किताब को खरीद लेते हो तो वो आपके घर में ही रहती है, आपके पास ही रहती है, लेकिन जब आप लाइब्रेरी से लाते हो तो आप क्या करते हो, आप लाइब्रेरी जाते हो और वहाँ पे जा कर के ढूंढते हो कि इस कार्य को करने के लिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे पास कौन सी अप्रोप्रिएट बुक है। उस बुक को आप वहाँ पे आप इशू कराते हो, आप उसको अपने
घर पर लेकर के आते हो और घर पर पढ़ने के बाद में आप उसको वापस करके आ जाते हो। और अगर आप बुक को खरीदते हो तो आप क्या करोगे, आपने जो बुक खरीदी वो आपके घर पर ही रहेगी। अब जरा सा इन दोनों के बीच में हमारा क्या अंतर है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बुक्स को परचेज करने की कोशिश करेंगे और हम हर बुक को खरीदने की कोशिश करेंगे, पहली बात तो कॉस्ट की बात आती है। वो शायद बहुत लोगों के लिए बहुत कठिन काम हो उसको अफोर्ड करना। लेकिन उससे बड़ी बात आती है कि वो बुक आपके पास रहेगी, उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। और अगर आप यही काम करना शुरू कर देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके कमरे में कोई जगह भी नहीं बचेगी जहाँ पर आप अपनी बुक्स को ढूंढ पाएंगे, या आप वहाँ पे कुछ और आपके पास कार्य करने के लिए जगह बचेगी। तो इसमें इस कार्य में आपकी सहायता करने के लिए लाइब्रेरी बना दी गई। आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको जो बुक चाहिए आप उसको इशू कराइए और ले करके अपने पास आइए और पढ़ करके आप उसको वापस कर दीजिए। अर्थात जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप उसको वापस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो आपकी अलमारी है उसमें आपकी जो स्पेस है मेंटेन रहेगी और कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास किताब रखने के लिए कोई जगह नहीं है। वही काम हमारा यहाँ पे आर में भी होता है। जैसे आर में अगर हम आते हैं और अगर हम सांख्यिकी की ही बात करते हैं तो सांख्यिकी में हमारे पास कार्य करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टाइम सीरीज़ है रिग्रेशन एनालिसिस है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगर ये बताइए, हर काम को करने के लिए हमारे पास एक अलग अलग पैकेज है। कुछ पैकेज हमारे जो बेस सॉफ्टवेयर है वहाँ पे दे दिए हैं, लेकिन इसके बारे में हमने बात करी थी कि कुछ सॉफ्टवेयर हमारे बेस पैकेज में होते हैं, बाकी मेरे कंट्रीब्यूटर होते हैं जो मुझको आर की साइट से जाकर के डाउनलोड करने होते हैं। तो अब मुझे जो भी कार्य करना है मैंने उसके लिए मुझे कौन सा पैकेज चाहिए ये मैंने फिक्स किया पहले। अब उस पैकेज को कहाँ से लाया जाए? पैकेज लाने का मतलब है कि जैसे कि मुझे कोई किताब खरीदनी है, उस किताब को मैं लेने के लिए लाइब्रेरी में जाऊंगा, लाइब्रेरी से बुक को लेकर के आऊँगा, अर्थात अपने पैकेज को आर सॉफ्टवेयर की जो आर पैकेज की जो वेबसाइट है वहाँ से लेकर के अपने कंप्यूटर पर आऊँगा और वहाँ पे मैं उसको स्टोर करके इंस्टॉल कर दूंगा। अब ये जो हमारी पैकेज है ये हमारे लैपटॉप की लाइब्रेरी के अंदर आ चुका है। अब आपको जब भी इसमें कार्य करना है आप उसको इशू करवा लीजिए और काम करके आप उसको वापस कर दीजिए, तो आपका जो पैकेज का लोड है वह नहीं बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो मैंने पैकेज को डाउनलोड किया है हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, और जब भी मुझे काम करना होता है हम उस पैकेज को पहले कॉल करते हैं और हम अपना कार्य करते हैं, और जब हमारा कार्य ख़त्म हो जाता है तो हम उस पैकेज को वापस कर देते हैं उसी लाइब्रेरी में। तो ये सुविधा हमारे पास आर में होती है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है जहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम आर में कोई पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो वह सिर्फ खाली उसी कंप्यूटर के लिए होता है जहाँ पर मैंने उसको इंस्टॉल किया है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें आपके पास सपोज 2 कंप्यूटर्स हैं, 2 लैपटॉप्स हैं, और अगर आपने एक लैपटॉप में कोई अगर पैकेज इंस्टॉल किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह पैकेज खुद ब खुद अगले लैपटॉप में भी इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि दोनों लैपटॉप आपके हैं। आपको दोनों लैपटॉप पे अलग अलग उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जिस लैपटॉप पर जो पैकेज है आप सिर्फ उनका ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई पैकेज उसमें अवेलेबल नहीं है कि किसी लैपटॉप में और दूसरे में अवेलेबल है तो आप पहले वाले लैपटॉप में आप काम कर ही नहीं सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये प्रायः देखा गया है कि हम लोग अपने ऑफिस के कंप्यूटर में तो इंस्टॉल कर दिया, घर के कंप्यूटर में किया नहीं, और घर में आकर के परेशान होते हैं। ओके, चलिए हम तो अब इसकी बात करते हैं कि इन पैकेज को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे उसको हम अपलोड करेंगे इत्यादि, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो देखिए जो हमारा लाइब्रेरी फंक्शन होता है, लाइब्रेरी फंक्शन हमारा इस बात को हमको बताने की कोशिश करता है कि हमारे कंप्यूटर पर, हमारे लैपटॉप पे जिस पे हम काम कर रहे हैं इसमें हमारे कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं। और अगर आपको पैकेजेस को इंस्टॉल करना है तो आप क्या करोगे, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस।
और ब्रैकेट में आप पैरेंथेसिस में आप डबल कोट करके आप इसका पैकेज का नाम लिख सकते हो। तो जैसे अब हमको पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारे कंप्यूटर में कोई पैकेज है, उस पैकेज के बारे में उसको मैंने अपने आर कंसोल में लाइब्रेरी कमांड की सहायता से लोड कर लिया। अब हम उसके अंदर की जानकारी चाहते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक यहाँ पैकेज लिया है स्पेशियल, SPATIAL, ये हमारा सांख्यिकी में स्पेशल एनालिसिस में इस्तेमाल होता है। तो ये मैंने पैकेज को पहले लोड कर लिया। अब हमको इसके बारे में मालूम करना है कि ये पैकेज कहाँ से आया, कैसे आया। और जब भी हम अपने लाइब्रेरीज़ की बात करते हैं आर सॉफ्टवेयर में, तो हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि हमारे पास दो तरह की लाइब्रेरीज़ होती हैं। एक तो लाइब्रेरी वो होती है जो हमारे कंट्रीब्यूटेड पैकेजेस को हम अलग से अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल करते हैं, जिनको हम डाउनलोड करते हैं और हम इंस्टॉल करते हैं। और दूसरी हमारी कुछ बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ होती हैं जो हमारे बेस पैकेज के साथ ही आती हैं। जैसे हमारे पास जो बेस पैकेज में हमारे पास लाइब्रेरीज़ आती हैं, उसमें से एक है मास, MASS। ये जो मास लाइब्रेरी है, और ये एक हमारी बुक है मॉडर्न अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स यूजिंग S+, जो प्रोफेसर वेनेबल्स एंड रिप्ले ने लिखी थी। और आपको मैंने पिछले लेक्चर में इस S+ के बारे में भी बताया था। तो ये किताब S+ सॉफ्टवेयर के लिए लिखी गई थी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि R सॉफ्टवेयर और S सॉफ्टवेयर हमारे मिलते जुलते हैं, दोनों का डेवलपमेंट हमारा एक जैसा ही हुआ है। तो इसलिए बहुत सारे जो कमांड्स और डेटा सेट जो हमारे S+ में थे, वो हमारे R में भी डायरेक्टली इस्तेमाल हो जाते हैं। तो ये जो पैकेज है MASS, ये इसका नाम कहाँ से आया? ये जो हमारी बुक का नाम है, मॉडर्न से आया M, अप्लाइड से आया A, स्टैटिस्टिक्स से आया S, और जो अगला S है वो आपका S+ से आ गया। और ये कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि R केस सेंसिटिव है। जहाँ पे कैपिटल लिखना है वहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखना है, जहाँ पे स्मॉल लेटर लिखना है वहाँ पे स्मॉल ही लिखना है। और कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में फ़र्क होता है। तो ये जो पैकेज हमारा है मास, ये इसी बुक के अंदर जो हमारे डिफरेंट तरीके के फंक्शन, डेटा सेट इत्यादि दिए हुए हैं, ये उनके बारे में है, राइट। तो इसको हमको जब भी इस्तेमाल करना है तो हम कैसे करेंगे? हम लिख देंगे लाइब्रेरी और पैरेंथेसिस में लिख देंगे मास। सारा का सारा कैपिटल में ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरह से हमारे पास एक और लाइब्रेरी होती है MGCB, जो हमारे जनरलाइज एडिटेटिव मॉडल्स के बारे में होती है। तो ये भी हमारे इसी R पैकेज के अंदर ही बिल्ट इन होती है, राइट। अब अगर मान लीजिए हमने आपसे जैसे सवाल पूछा था कि स्पेशल लाइब्रेरी आपके लैपटॉप में है, और अगर आपको ये पता करना है कि इस लाइब्रेरी के अंदर है क्या, इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो हम हेल्प फंक्शन की सहायता से अपने लाइब्रेरी के कंटेंट्स को देख सकते हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम करेंगे लाइब्रेरी LIBRARY, और पैरेंथेसिस में हम लिख देंगे हेल्प इज इक्वल टू स्पेशियल, जो भी हमारे उस पैकेज का नाम है, राइट। अब जब आप जब एंटर करेंगे तो देखिए आपको कुछ यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इन्फॉर्मेशन ऑन पैकेज स्पेशियल, और इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? पैकेज का नाम है स्पेशियल, प्रायोरिटी है रिकमेंडेड, इसका वर्जन क्या है 7.38 है। और इसके बाद आप ये देखोगे कि एक बहुत लंबी सी लिस्ट आती है जहाँ पर इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। कैसे उदाहरण के लिए हम आपको दिखाएं, ये देखिए उसका स्क्रीनशॉट है, आपको मैं R में भी करके दिखाऊंगा, लेकिन आप अगर यहाँ से देखने की कोशिश करिए तो देखिए इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि इसके ऑथर कौन है, इसको किसने लिखी है, उनका ईमेल एड्रेस क्या है, राइट। और उसके अलावा इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको कहाँ की वेबसाइट से दी हुई है, ये कब इसको इसमें में लोड किया गया है, इत्यादि इत्यादि। आप देखेंगे आपको सब कुछ यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। और यही मैंने आपको शुरू में समझाने की कोशिश करी थी कि जो आपका R पैकेज होता है ये आपका ब्लैक बॉक्स नहीं होता है, और यहाँ से हम अपने जो भी सॉफ्टवेयर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, राइट। अब हम देखिए आपको R कंसोल में इन चीज़ों को करके दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि अगर मुझे किसी लाइब्रेरी को लोड करना है तो हम क्या करेंगे? लाइब्रेरी से स्पेशियल, और अगर हमको अगर उसके बारे में अगर पता करना है तो हम सिंपली कह देंगे लाइब्रेरी हेल्प इक्वल टू स्पेशियल। तो देखिए जब आप इसको यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए ये आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है। आप ज़रा इसको पढ़ने की कोशिश करिए।
देखिए यहाँ पे पैकेज के बारे में है, स्पेशल, इसकी प्रायोरिटी क्या है, वर्जन क्या है, ये कब हमारा इसमें आर पैकेज की तरह इनका ऑपरेट हुआ है, 2015 29 अगस्त 2015 को हुआ है। ये काहे पे डिपेंड करता है, ये जो भी हमारा पैकेज है खाली अकेला नहीं है, ये हमारे ग्राफिक्स, स्टैट्स और यूटिल्स नाम के उसमें भी करके जो पैकेजेस है उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऑथर्स क्या क्या हैं, आप देखिए यहाँ पे बहुत कुछ देखिए दिया हुआ है, राइट। तो देखिए अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो देखिए यहाँ से मिल ही गई ना, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। और यही बात तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आर आपका कोई ब्लैक बॉक्स नहीं है, इसमें से आप जो भी इंफॉर्मेशन आप निकालना चाहेंगे आपको मिल जाएगी, राइट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो आर का पैकेज है जो आप डाउनलोड करते हैं, ये आपका बेसिक पैकेज होता है और इसको हम बोलते हैं बेस आर पैकेज। और कैसा कि सांख्यिकी में, मैथमेटिक्स में, गणित में हमारे बहुत सारे काम होते हैं जो प्रायः कॉमन होते हैं और उसको बहुत लोग उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जो आर डेवलपमेंट कोर टीम ने क्या किया कि इन्होंने इस तरह के जो कॉमन हमारे कमांड्स होते हैं उन सारे कॉमन कमांड्स को उन्होंने बेस आर पैकेज के अंदर डाल दिए। जैसे कि हम एक उदाहरण लें, अब अर्थमेटिक मीन को निकालना, अर्थात जैसे हमारा मीन होता है कि हम वैल्यूज़ को अगर हम सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, जैसे अगर हमको 1 2 3 का मीन निकालना तो कैसे निकालेंगे, 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह के जो कमांड्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं जिनको बहुत लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, उस तरह के कॉमन फंक्शन को उन्होंने इस बेस पैकेज के अंदर डाल दिया है, राइट। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक काम करना है, कोई आपको एडवांस काम करना है, उसके लिए आपको जो स्पेशल पैकेजेस होते हैं उनको डाउनलोड करना पड़ेगा। और इन स्पेशल पैकेजेस को अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये बहुत ही आसान है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको आर की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट। आपको सिंपली खाली आर कंसोल से ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मुझे किसी पैकेज को अगर डाउनलोड करना है तो कैसे किया जाए, और हम जिन लाइब्रेरीज़ की बात कर रहे हैं तो कुछ लाइब्रेरीज़ जो हमारी बिल्ट इन होती हैं उनकी तो कोई समस्या नहीं है, वो तो हमारा पैकेज को इंस्टॉल करे बिना ही हम उनको कॉल कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे बेस पैकेज में अवेलेबल है। लेकिन जो हमारी लाइब्रेरीज़ बेस पैकेज में नहीं होती हैं और जो किसी पर्टिकुलर पैकेज पर डिपेंड करती हैं, उनको कॉल करने के लिए हमको सबसे पहले उन पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है और उसके बाद ही हम उस लाइब्रेरी को कॉल कर पाएंगे, राइट। ये कुछ बात देखिए वैसे ही है कि अगर लाइब्रेरी के अंदर कोई बुक अवेलेबल ही नहीं है तो आप उसको इशू कैसे कराओगे, आप उसको पढ़ने की कोशिश कैसे करोगे। तो जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था, किसी पैकेज को अगर आप इस अपने आर सॉफ्टवेयर में, आर कंसोल में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमारा कमांड होता है install.packages। अर्थात इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना आर प्रोग्राम स्टार्ट करिए, आर कंसोल पर आइए और कमांड लाइन पर आप टाइप कर दीजिए install.packages, install.packages, राइट। और उसके बाद आपको उसको पैरेंथेसिस में आपको उस पैकेज का नाम देना पड़ेगा जिस पैकेज को आप इंस्टॉल करना चाहते हो, राइट। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास एक पैकेज होता है ggplot2। ये जो ggplot2 है ये हमारे डिफरेंट तरीके के ग्राफिक्स को कंस्ट्रक्ट करने में इस्तेमाल होता है। ओके, तो अगर इस ggplot2 पैकेज को अगर मुझे अपने आर सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करना है तो मुझे कमांड कहना पड़ेगा install.packages और पैरेंथेसिस में डबल कोट्स में आपको ggplot2 देना पड़ेगा। और उसी तरीके से अगर आपका कोई और सॉफ्टवेयर है, जैसे उदाहरण के लिए हमारा एक और पैकेज होता है उसको हम बोलते हैं एग्रीकोले। जो एग्रीकोले पैकेज होता है ये हमारा जो स्टैटिस्टिक्स में डिज़ाइंस ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है उसमें ये बहुत ही इस्तेमाल का होता है, राइट। उसी तरह से हमारा एक और पैकेज होता है DOE बेस।
देखिए, अब आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, और ये उदाहरण मैंने बहुत ही सोच करके लिया है। आप अगर यहाँ पे डी और कैपिटल ई की स्पेलिंग देखिए क्या है। कैपिटल डी और कैपिटल ई कैपिटल लेटर्स में है, और जो ओ लिखा हुआ है ये हमारा स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। तो अगर आपको इन एग्रीकोले और अगर DOE.base पैकेजेस को अगर आपको अपने आर कंसोल में इंस्टॉल करना है, तो आपका जो कमांड है वो तो वही रहेगा, install.packages, और पैरेंथेसिस में आपको डबल कोट्स में पैकेज का नाम लिखना पड़ेगा, एग्री कोले। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि इस पैकेज का नाम देखिए है DOE.base। ये हमारा डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में यूज़ होता है पैकेज। लेकिन इसके नाम में ख़ास बात क्या है कि इसका डी कैपिटल लेटर्स में है, ओ स्मॉल लेटर्स में, और ई आपका कैपिटल लेटर्स में है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट, और उसके बाद जो भी लिखा हुआ है बेस, ये आपका लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर को अगर आप अपने आर कंसोल में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको ये पूरा नाम ऐसे ही लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे अगर आप लिख दीजिए स्मॉल DOE.base, तो ये काम नहीं करेगा, राइट। इसीलिए मैंने ये वाला नाम यहाँ पे ख़ास तौर पे लिख करके आपको दिखाने की कोशिश करी है, जिससे कि भविष्य में आपसे कोई मिस्टेक ना होने पाए। और जब आप ऐसा करोगे तो आप अगर इस कमांड को अपने आर कंसोल में टाइप करोगे तो कैसा आएगा, आपको देखिए कुछ ऐसी स्क्रीन आपको मिल जाएंगी, राइट। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर हम install.packages की बात करते हैं, तो जैसे ही हम टाइप करेंगे install.packages और पैरेंथेसिस में कर देंगे हम ggplot2 डबल कोट्स में, तो सबसे पहले देखिएगा आपको एक ऐसी विंडो मिलेगी यहाँ पर, राइट, जहाँ पर लिखा होगा कि आपको किस कंट्री से आपको इसको इंस्टॉल करना है। जैसे देखिए हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं एक बार, राइट। फिर हम अपने इस स्लाइड पर लौट आएंगे, राइट। जैसे देखिए हम यहाँ पे आए और मैंने देखिए यहाँ पे किया install.packages। अब देखिए ये हमारा जो रन करेगा, और उसके बाद में यहीं पर ही हमारा यहाँ पे ये सारे ऑपरेशन जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं, ये आपके यहाँ पर होते रहेंगे। और ये देखिए ये आपकी देखिए इस तरह की एक विंडो बन करके आ जाएगी, राइट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो CRAN के मिरर्स हैं उनके बारे में लिखा है। ये ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में है, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में है, बेल्जियम में है, ब्राज़ील में देखिए इतने सारे सर्वर्स हैं, चाइना में सर्वर्स हैं, इत्यादि भिन्न कंट्रीज़ में इसके सर्वर्स हैं। यहाँ पर इस जगह पे हमसे बहुत बार लोग हमसे सवाल पूछते हैं, मैं इसको कैंसिल करके आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो लोग मुझसे यहाँ पे यही सवाल पूछते हैं कि हम कौन से CRAN सर्वर से अपना पैकेज डाउनलोड करें। तो मेरी एडवाइस होती है आप कहीं से भी कर लो, सब जगह एक ही बात है, सभी जगह एक ही पैकेज अपलोडेड होता है, ओके। तो इसके बाद में जब आप देखोगे कि आप ये थोड़ा सा समय लेगा, ये डिपेंड करता है कि पैकेज का साइज़ क्या है। और जब ये हमारा पैकेज हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, तो देखिए कुछ आपको इस तरीके के स्क्रीन मिल जाएगा, और ये आपको अंत में मिल जाएगा कि ये सक्सेसफुली अनपैक्ड, और फाइनली आपको पता चल जाएगा कि ये डेटा देखिए कहाँ पर है, राइट। और उसके बाद में अगर आपको जब इस ggplot2 के पैकेज को इस्तेमाल करना है, तो आपको क्या करना होगा, देखिए अभी जो आपने इंस्टॉल किया है ना, ये आपके कंप्यूटर पर आ गया है। ये कुछ ऐसी बात है कि जैसे आपने को कोई बुक चाहिए और वह बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, उनके पास है ही नहीं, तो जो लाइब्रेरी है वो भी कहीं बाहर से उस बुक को परचेज़ करती है, और जब बुक आप उस लाइब्रेरी में आ जाएगी, देन वो आपको इन्फॉर्म करते हैं और आप उस बुक को वहाँ से इशू करवा लेते हैं। तो अभी जो आपने पैकेज डाउनलोड किया है, ये कुछ ऐसी बात है कि लाइब्रेरी में बुक अब बाहर से परचेज़ करके आ गई है। लेकिन अगर आपको उसको इस्तेमाल करना है, तो आपको इसको लोड करना पड़ेगा और इशू कराना पड़ेगा। उसके लिए हमारा कमांड क्या है, लाइब्रेरी, और आप दे दीजिए जो अपने पैकेज का नाम है ggplot2, राइट। और जब आप ऐसा करेंगे, उसके बाद आपका जो पैकेज है अपने आप से लोड हो जाएगा, और उसके बाद जो भी इस ggplot2 के हमारे अंदर जो फंक्शंस होते हैं, कमांड्स होते हैं, वह आपको पता चल जाएंगे और उनका आप काम कर सकते हो। एक बात आपको और भी याद रखनी, कभी कभी हम हेल्प में
बिना पैकेज को अपलोड करे हुए, बिना पैकेज को लाइब्रेरी फंक्शन की हेल्प से लोड करे हुए, हम उसके अंदर जो जो हमारे कमांड्स होते हैं हम उसके बारे में सहायता लेने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी आप अगर देखेंगे कि उसके बारे में आपको सहायता मिलना कठिन होता है, तो हमारी एडवाइस आपको ये है कि कभी ऐसा अगर हो रहा है तो आप पहले अपने लाइब्रेरी में उस फंक्शन को अपलोड कर लीजिए, राइट। उसके बाद आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ओके, अब फाइनली हम ये सब पैकेजेस को इंस्टॉल करने के बाद अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे अपने इस सारा काम करने के बाद में अगर मुझे इस पैकेज में क्या करना होता है, तो सबसे पहली तो बात ये है कि आपको अंत में इसको क्विट करना होता है। क्विट करने के पहले ये आवश्यक होता है कि हाँ, आपने जिन जिन वेरिएबल का इस्तेमाल किया है, अगर आप उन वेरिएबल्स को अगर आपका कार्य ख़त्म हो गया है और आप उसको आगे इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसको अपने आर कंसोल से हटा दें। उससे हटाने से इससे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम कहें कि आज आपने कोई एक वेरिएबल लिया हाइट, और उसमें आपने कोई आज का जो डेटा था हाइट का उसको स्टोर कर दिया। अब आप एक हफ्ते बाद अपने कंप्यूटर में लॉग करके आते हो और आपके पास कोई और एक डेटा हाइट पर आया हुआ है, और उदाहरण के लिए अगर आपके ये दिमाग से आप भूल जाते हो कि आपने हाइट का कोई डेटा यहाँ पे स्टोर किया हुआ है और आपने हाइट का वेरिएबल अपने हिसाब से डायरेक्ट उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, तो उसमें से क्या हो जाएगा कि जो पहले वाला हाइट का डेटा वही वहाँ पे आ जाएगा और शायद आपका उसमें ध्यान भी नहीं जाएगा और आपके आउटकम भी गलत आने लगेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले या तो जब हम प्रोग्राम आरंभ करते हैं तो हम अपने आर कंसोल में से जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम हटा देते हैं, या हम जब अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं तो भी हम अपने सारे वेरिएबल्स को हटा देते हैं, जिससे कि जब हम नया काम करने आए तो उसमें मुझे कोई समस्या ना आए। तो इसके लिए तो वेरिएबल्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास कमांड होता है rm, और rm में हम पैरेंथेसिस के अंदर हमारे अगर एक वेरिएबल है तो एक वेरिएबल, और अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख देते हैं, और जब इस कमांड को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो सारे वेरिएबल्स हमारे वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, राइट। और फाइनली अंत में जब आपका सारा कार्य आपका ख़त्म हो जाता है तो आपको अपने आर सॉफ्टवेयर से बाहर आना होता है। तो बाहर आने के लिए हमारे पास कमांड होता है क्यू माने क्विट, मतलब छोड़ दीजिए, और उसके आगे हम अपना ब्रैकेट ले देंगे, पैरेंथेसिस का साइन लगा देंगे, और जब हम एंटर करेंगे तो हमारा आर से हम बाहर आ जाएंगे। और जब बाहर हम आते हैं तो ये मुझसे पूछता है कि आपको अपने सॉफ्टवेयर जो भी आपने यहाँ पर प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं आपको उनको सेव करना है, या आपने किसी आपका जो वर्क स्पेस है जो अर्थात जो आपने आज काम किया हुआ है उसको आप सेव करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। उससे हमारा एडवांटेज ये होता है कि आज मैंने जो भी काम किया है अगर मैं उसको सेव में कर लेता हूँ तो जब मैं अगली बार आता हूँ तो उस काम को लोड करूँगा तो हमको वही वेरिएबल्स और वही डेटा वैल्यू मिल जाएंगी, नहीं तो मुझको उसको फिर से एंटर करना पड़ेगा। तो जैसे देखिए अब अगर हमको यहाँ से क्विट करना है तो हम क्या करेंगे, क्यू और पैरेंथेसिस को टाइप कर देंगे। देखिए ये हमसे पूछेगा सेव वर्क स्पेस इमेज, अर्थात मैंने आज यहाँ पे जो काम करके आपको दिखाया है क्या हम उसको सेव करना चाहते हैं। अगर करना चाहेंगे हाँ तो कर दीजिए हाँ, नहीं करना चाहते हो आप कर दीजिए नहीं। जैसे कि मैं इसको सेव अगर नहीं करना चाहता हूँ तो मैं कर दूँगा नहीं, और देखिए आपका आर वहाँ से बाहर आ गया, राइट। ओके, चलिए अब हम इस लेक्चर की यहाँ पे समाप्ति करते हैं, और मैंने अब आपको आर के बारे में बता दिया है और अब तक आप कंफर्टेबल हो गए होंगे कि आर में हम कैसे स्टार्ट करें। और ये जो हमारे 3 लेक्चर्स थे ये हमारे उन अभ्यर्थियों के लिए भी, या जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं, ये उनके लिए भी बहुत ही आवश्यक होंगे जिनको आर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब एटलीस्ट मैंने आपको आपका हाथ पकड़ करके आर को कैसे स्टार्ट करते हैं और आर में बेसिक ऑपरेशंस कैसे करते हैं जो हम आगे करने वाले हैं उसके बारे में बता दिया है। मैंने आपको आज जो install.packages लाइब्रेरी एट्सेट्रा इसके बारे में जो बताया है, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको आता नहीं है। इन सिंटैक्स, कमांड्स और फंक्शन का इस्तेमाल हम आगे अपने इस लेक्चर में बार बार करने वाले हैं। तो जब मैंने आपको एक बार यहाँ पे बता दिया है कि किसी पैकेज को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसको लाइब्रेरी की सहायता से कैसे लोड करते हैं, तो अगली बार हम जब भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ये हमारा पैकेज का नाम है
आप इसको अपनी लाइब्रेरी में इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, लोड कर लीजिए और आपको उसको स्वयं करना पड़ेगा। मेरे कंप्यूटर में तो ये पहले से ही है, इसलिए मुझको उसको बार बार इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, मुझे खाली लाइब्रेरी फंक्शन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको इन छोटे छोटे कमांड्स के बारे में बताया है, सहायता लेने के बारे में बताया है। अब अगले टर्न पर हम अपने आर में अपने कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, कंप्यूटेशंस कैसे करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। राइट, तो चलिए आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए, अपने आप को रिवाइज करिए और हम अपने आपको अगले टर्न पर मिलने फिर से आएंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।